नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान और इस वक्त मेरे साथ जो कलाकार मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी परिचय की आवश्यकता है। वो हैं प्रतीक गांधी, जो अपनी मंद मंद मुस्कुराहट से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मुझे हमेशा से मैं ये समझती हूँ कि कलाकार की जो कला है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। प्रतीक, आपने इतना लंबा समय जो थिएटर में गुजारा, उसका प्रतिफल आपको मिला। और लोग कहते हैं ना कि स्कैम जो होता है, अरे यार लाइफ में स्कैम हो गया, तो बहुत लोगों की लाइफ में स्कैम होने से बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन प्रतीक की लाइफ में स्कैम होने से उनकी ज़िंदगी का जलवा कुछ और ही हो गया। और बहुत सारा OTT में काम करते हुए अब वो चर्चा में हैं क्राइम्स आजकल के सीज़न 2 से। तो ऐसे बहुत ही होनहार और बहुत ही समर्थ कलाकार प्रतीक गांधी का मैं नवभारत टाइम्स से रेखा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो प्रतीक, इसी नोट पर हम शुरू करेंगे। क्राइम्स आजकल सीज़न 2, इस पर आप आ रहे हैं। मैंने ट्रेलर देखा और बहुत ही एंगेजिंग ट्रेलर है। तो क्राइम एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत उससे डे टू डे नहीं, हम एक व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन हम अपने आसपास जो होता है ना कि इतना क्राइम सुनते हैं, देखते हैं, मतलब सुनते देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, कि वो हमारे पर एक बहुत अलग तरह का एक इफ़ेक्ट डालता है। तो आप क्राइम से खुद को मतलब किस तरह से एक एसोसिएट पाते हैं? हम तो चूंकि न्यूज़ में हैं तो हमारे लिए वो उसके लिए एक दृष्टि अलग हो जाती है। जी तो मतलब न्यूज़ ही एक ज़रिया ऐसा है, समाचार का ही एक ज़रिया ऐसा है जिससे हर आम आदमी तक ये खबरें पहुंचती हैं, कहाँ क्या हो रहा है। और ऑफ लेटली तो अब तो ऐसा है कि चलो, पहले तो समाचार पत्र जब पढ़ते थे तब पता चलता था, पर अब इंटरनेट के इस टाइम में, डिजिटल टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में एवरी सेकेंड जितनी भी बार हम सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं, कोई ना कोई न्यूज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने की होती ही है। तो क्राइम मुझे लगता है कि हर एक की ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि जिससे आप अपने आप को अलग महसूस कर ही नहीं पाते। बिल्कुल। एंड जैसे कि क्राइम्स आजकल की हम बात करें या इस तरह के जितने भी शोज़ की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये आपको अवेयर भी कर रहे होते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है और कितनी विभत्सता है या कितनी क्रूएलिटी है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि लोग कहते हैं कि इस तरह के जो शोज़ होते हैं वो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी भरते हैं, या फिर कई बार ये आरोप भी लगता है कि भाई ये एक जो है अपराधी है, उसको एक रास्ता दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो इस पे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे शोज़ की वजह से ये भी होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन कहाँ किस तरह से अगर बिहेव कर रहा है तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है। तो मुझे लगता है कि ये लोगों में एक अवेयरनेस भी लाता है, लोगों को चौकन्ना भी कर देता है, और आपको आपके आसपास के समाज की एक जो सच्चाई है वो भी बता देता है। ये भी उतनी ही सच बात है। तो मुझे लगता है जैसे कई सारे जो शोज़ होते हैं, कई सारे वीडियोज़ हम देखते हैं कि ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा, तो इसको मत खाइए, ये खाइए। तो उससे क्या लगता है आपको? लोगों को डर बैठता है कि ये खाना ही बंद कर देंगे या उसका अल्टरनेटिव मिल जाता है। ये वैसी ही बात है, जैसे ही ये सीरीज़ सारे देखते हैं लोग, क्राइम से डर लगता है सबको, पर उसके बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे इस सीज़न में हम बात कर रहे हैं यंगस्टर्स से जुड़ी कहानियों की, जो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स इसमें या तो फंसे हुए हैं, या तो वो खुद क्रिमिनल हैं, या तो उसका हिस्सा बने हैं, या तो विक्टिम्स हैं। तो आज के यंगस्टर्स की क्या दुविधाएं हैं, वो क्या सोचते हैं, कौन सी चीज़ उन्हें कब किस तरह बुरी लग जाएगी और वो कहाँ तक उन्हें ले जाएगी, वो किसी को नहीं पता। सारे पेरेंट्स शायद इसी दुविधा में रहते हैं कि उन्हें समझ में आ जाए कि उनका बेटा या बेटी किस तरह से सोचते हैं। एग्जैक्टली कि उनकी इस वक्त मानसिक हाल क्या है, उनकी मेंटालिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल उनकी अप्रोच क्या है। क्योंकि अगर वो पता चलेगा तब उन्हें आप मदद कर पाएंगे, तब उन्हें समझ पाएंगे। और सिर्फ समझना और मदद करना एक ही चीज़ ऐसी है जिससे हम, मुझे लगता है, कई सारे क्राइम्स को रोक सकते हैं। तो ये सारी सीरीज़, ये सारी कहानियाँ इस प्रकार की अवेयरनेस को शुरू करने के लिए है कि कहीं ना कहीं बात शुरू हो, कहीं ना कहीं कोई इस पर सोचे। तो मूल उद्देश्य तो इसका यही है जी। एंड क्या मतलब एक एज अ एंकर, एज अ एक जो प्रस्तुत करता, क्या चीज़ आपके, क्या रिसर्च था, या आपने किस तरह से इसको अपने, क्योंकि आप खुद हैं वहाँ पर, तो आपकी अप्रोच क्या थी? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि सावधान इंडिया या इस तरह के शोज़ बहुत टेलीविज़न पे भी बहुत पॉपुलर हैं, तो क्या आपने वो देखे या आपने एक फ्रेश अप्रोच के साथ आप इसमें प्रस्तुत हुए? नहीं, ये सारे जो शोज़ आते थे, मैं काफ़ी टाइम पहले हम लोग देखते भी थे, ये सब स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे तब। जी। मेरा अप्रोच इसमें सिर्फ ये था कि मैं ना ही ऑडियंस को डराना चाहता हूँ,
ना ही मैं उनको ज्ञान देना चाहता हूँ जी। मुझे सिर्फ एक ऐसे दोस्त की तरह उनसे बात करनी है कि वो उन्हें एक दूसरा पहलू बता पाए। ओके। कि अगर इन लोगों ने ये रास्ता लिया तो दूसरा रास्ता भी था। देयर इज ऑलवेज एन अदर ऑप्शन दैट यू कैन चूज। इट माइट लुक डिफिकल्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट बट दैट मे बी द राइट ऑप्शन। और अगर वो एक रास्ता सही अगर चुन लिया होता तो ये पूरी चीज़ को आप टाल सकते थे। तो मैं एक ऐसे दोस्त की तरह उनसे बात करना चाहता था। तो इस सीज़न में जो मेरा एक एंकर का अप्रोच है मैंने वही रखा है। आई होप कि ऑडियंस तक वो वैसे ही पहुँचे। जी। एंड होता है ना कि कभी ना कभी हम इतनी हमारी ज़िंदगी होती है, कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ का तो हम शिकार होते ही हैं। आज से 3-4 साल पहले, पेंडेमिक के पहले, मैं अपने घर के पास ही एक छोटे से अपराध का शिकार हो गई कि मैं 31st की नाइट थी, मैं मम्मी के घर से आ रही थी और मेरा बैग स्नैच कर लिया। उसमें था कुछ नहीं लेकिन कार्ड्स वगैरह थे। तो प्रतीक, कभी आप अपनी असल ज़िंदगी में किसी भी तरह के छोटे मोटे अपराध का, किसी जुर्म का आप शिकार हुए हैं? जी हाँ, कई बार हुआ है ये, बचपन से लेके आज तक। 2-3 इंसिडेंट अगर आप बता पाएँ तो। हम लोग मुंबई में घर ढूंढ रहे थे काफ़ी समय से। तो मैं, मम्मी, डैडी, माई वाइफ, मेरा भाई, हम लोग सब निकले थे। कहीं एक जगह पर गए और किसी एक आदमी ने, अब वो नशे में था कि क्या नहीं पता नहीं, रास्ते के बीच में आया, गाड़ी रोकी उसने। मुझे लगा क्या हुआ, पहले तो मैं डर गया कि वो कहीं टकरा तो नहीं गया गाड़ी से। सडनली रास्ते के बीच में आ गया। जैसे मैंने कांच उतारा उसने सडनली गला पकड़ लिया और चिल्लाने लगा और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और क्योंकि हम गाड़ी में थे, वो रास्ते पे था, तो जितनी भीड़ जमा हुई वो सब उसके साथ बिना कुछ सोचे समझे। अच्छा, हम अभी तो बात करना चाह रहे थे कि हुआ क्या है वो तो बताओ। फिर उसका भाई आया, बोले ये पिया हुआ है, इसको छोड़ दो। बाप रे। अब ये घटना ऐसी है कि उसमें मुझे कुछ पल में कुछ पल में हमें पता भी नहीं चला क्या हुआ। एक बार मैंने जैसे अभी दूसरे इंटरव्यू में बताया कि मैं ऑफिस जा रहा था ट्रेन में, मुंबई लोकल ट्रेन में, और कुछ लोगों ने, कुछ तो हुआ जगह के मामले में कि इधर हट जाओ उधर हट जाओ, और एक आदमी ने उठा के सीधा थप्पड़ मार दिया। अब वो लोग 10-12 लोग थे रोज़ ट्रैवल करने वाले। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि वो एक मोमेंट होता है सिर्फ। लेकिन ऐसे टाइम पे मुझे लगता है महाराणा प्रताप नहीं बनना चाहिए, मतलब थोड़ा उस वक्त टैक्टफुली, क्योंकि अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप है करना टैक्टफुली ही है इस बात। हाँ, लेकिन हम लोग उस वक्त उतना, हमारा भी डीप डाउन इट गोज टू योर मॉरल, इट गोज टू योर ईगो, इट गोज टू योर सेल्फ कॉन्फिडेंस आल्सो। तो इस टाइम को आपको कैसे समझना है, उस समय पे कैसे बिहेव करना है, वो एक बहुत ही विचित्र बात है। आपने कैसे हैंडल किया था उसको? उस टाइम पे आई फ्रोज, मुझे समझा ही नहीं कि सडनली हुआ क्या, इसने थप्पड़ क्यों मार दिया। विराट ट्रेन में वो जो मच्छी और जो रहते हैं ना कोली, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है जी। तो वही चीज़ है कि उस चीज़ को कैसे, और कुछ और कोई घटना है जैसे आप बता रहे 2-3 घटनाएं हैं ऐसी, कई छोटी मोटी घटनाएं हैं, मतलब पर ये रोज होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ। क्राइम छोटे स्वरूप में या बड़े स्वरूप में होता ही रहता होगा। अब इस पर उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जी। और वो उस चीज़ को नया पहलू दे सकता है। बिल्कुल। एंड आप जैसे कि युवाओं पर है ये आपका जो सीज़न 2 है, आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरह हमने देखा है पिछले कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे देश में घटी हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि बहुत सारे युवा जो हैं वो अपराध में लिप्त हैं तरह तरह के, चाहे वो रिलेशनशिप वाले हों, चाहे वो किसी बड़े स्कैम के हों या किसी आतंकवाद के हों, मतलब कहीं ना कहीं है। तो आपको क्या लगता है कि युवा इस तरफ क्यों इतना ज़्यादा, मतलब इतना इन्वॉल्व नज़र आता है, क्या कारण आपको लगता है? मुझे लगता है कि युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है ना जब उनके इमोशंस, उनका दिमाग, उनकी सोच एक बड़ी ही कोमल स्तर पर होती है। उसे आप जिस दिशा में मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो। और आज के समय में इस डिजिटल वर्ल्ड में उन्हें प्रभावित करने के लिए इतने सारे दरवाजे हैं कि वो कब कौन सी चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं किसी को नहीं पता। तो मुझे लगता है उनसे जितना सीधा वार्तालाप किया जाए, उनसे जितना एक दोस्त के स्वरूप में बात की जाए, उन्हें समझने की कोशिश की जाए, उससे ही काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है जी। क्योंकि सिर्फ डांट फटकार भी हर एक चीज़ का जवाब नहीं है, नहीं। सिर्फ नियम भी हर एक चीज़ का जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि मॉरल ग्राउंड पर उनकी अपब्रिंगिंग जितनी स्ट्रॉन्ग बनाई जाए, एक सेल्फ कंट्रोल अगर सब में इंस्टॉल किया जाए, और वो सिर्फ अपब्रिंगिंग के थ्रू ही हो सकता है, तो
वो एक बहुत बड़ा वेपन बन पाएगा उन लोगों के लिए जो इन सब से लड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। प्रतीक, मैं इस बात के लिए अपने जो देखने सुनने वाले हैं, जो पढ़ेंगे, उसके ज़रिए मैं आपको ये बधाई ज़रूर देना चाहूँगी कि आप एक बिना फिल्मी बैकग्राउंड से वैसे आते हैं, आप एक अनकन्वेंशनल लुक के साथ में आते हैं, उसके बावजूद आप एक अपनी जगह बनाते हैं। तो जो ये आपका जो एक अनकन्वेंशनल, क्योंकि आप हमारे कोई डैशिंग हीरो नहीं है ना, जैसे जो हमारे हीरो की एक परंपरागत एक छवि होती है, एक धारणा होती है, वैसे आप नहीं हैं। तो कैसे मतलब उसको तोड़ने में आपको क्या कितना मशक्कत करनी पड़ी, या आपको के लिए क्या दिक्कतें थी? तो ये तो यार एक तो ऐसा है कि ये हीरो वाला जो एक टर्म है ना, हीरो, ये बड़ा ही विचित्र टर्म है, क्योंकि हीरो आपके दिमाग में, मतलब आपके नज़र में कोई और हो सकता है, इनकी नज़र में कोई और हो सकता है, इनकी नज़र में कोई और हो सकता है, मेरी नज़र में कोई और हो सकता है। तो डेफिनेशन हीरो की कोई है ही नहीं। तो मुझे लगता था जब बचपन से हम थिएटर भी करते थे तब से, कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा हूँ, वो मायने नहीं रखता, मैं जो किरदार बनाता हूँ वो मायने रखता है। तो अगर वो किरदार उतना स्ट्रांग बनता है कि लोग इसके थ्रू देखकर उस किरदार तक पहुँचते हैं, तो उतना बहुत है। तो कभी आप रिजेक्ट हुए अपने लुक के कारण या अपने किसी चीज़ के कारण? कि होता है ना, ऋचा चड्ढा ने कहा था कि उनको कहा कि अरे नहीं, तुम बूब्स जॉब करवाओ क्योंकि तुम इतनी पतली हो कि तुम हीरोइन कैसे। तो बहुत, हमारी इंडस्ट्री बहुत अलग है। बहुत पहले मैंने एक ऑडिशन दिया था, उसमें मुझे किसी ने बोला था कि यार तुम्हें अमीर नहीं दिखा सकते यार। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पे कैसे काम किया जाए। अब कोई मुझे बोले कि तुम्हें डायलॉग बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, उस पर काम भी करे, इस पे कैसे काम करे आदमी। पर हाँ, ये होता है। जी। एंड आपने जैसे अभी बताया कि आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कि डेफिनेटली आपका जो पूरा जीवन का सफ़र है, आपकी जो जर्नी है, बहुत ही प्रेरणादायक है। तो सबसे मुश्किल कोई घटना, सबसे मुश्किल दौर जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि भाई प्रतीक गांधी कहते हैं ना कि एक तपस्या करके एक अपने राह पे चलते हुए यहाँ तक पहुँच सकता है, तो हम भी। सबसे मुश्किल दौर तो ऐसा था कि जब मैंने मतलब लंबे समय तक कॉर्पोरेट में जॉब के साथ साथ थिएटर करता था, तो एक समय ऐसा आ गया था कि ऑफिस का काम भी बहुत बड़ा था, हमारा प्लांट एक ऑपरेशनल होने वाला था, मेरी ज़रूरत वहाँ थी, मुझे एक पहली फिल्म मिली थी, मेरा एक नया प्ले ओपन होने वाला था, और घर था ही नहीं, तो घर ढूंढ रहे थे। और ये सारे सिचुएशन में मैं रोज़ सुबह 5:30 बजे जाके रिहर्सल भी कर रहा था, ऑफिस भी जा रहा था। तब सब ने ऐसा बोला था कि क्यों कर रहे हो ये, मतलब अभी सब बंद करके चुपचाप नौकरी करके पहले घर का ठिकाना बना लो, फिर बाकी करते रहे। और तब पता नहीं कौन सी धुन सवार थी, क्या था, मुझे लगता था कि नहीं, ये सब करना ही पड़ेगा। और मैंने वो जो 1-1.5 साल ये सब पूरा कर लिया, उसकी वजह से शायद जो हुआ वो हुआ। अगर तब छोड़ देता तो छूट जाता। एंड आपके लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्या था? एक होता है ना कि एक जर्नी में हम जब अपने, मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं आपका ख्याल इससे जुदा भी हो सकता है, हम अपने पेरेंट के लिए या कुछ ऐसा करते हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट का कर्ज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्या था? तो कैंप के बाद मुझे सबसे पहला जो फिल्म फेयर मिला था, मम्मी लेने गई थी मेरा अवार्ड, मैं यहाँ था नहीं, मैं शूट में था। उनकी आंखों में जो खुशी थी वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, वो उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। एंड माशाल्लाह अब आप अच्छा कमाते भी हैं, तो कुछ मटेरियलिस्टिक तौर पे कुछ पेरेंट के लिए कर पाए हैं, या कुछ करने की ख्वाब है कि नहीं ये मैं अपने माता पिता के लिए करूँगा? मैंने मुंबई में खुद का घर ले लिया। ओह बहुत आपको बधाई। ये तो एक अपने मुंबई जैसे शहर में एक छत होना, मतलब वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आप महात्मा गांधी का भी एक किरदार, वो तो बड़ा, मुझे लगता है कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जो एक कलाकार की एक ख्वाब होता है, तो वो कैसा फील कर रहे हैं आप? ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा कैरेक्टर है, अब तक की सबसे बड़ी सीरीज़ होगी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग इन माय करियर। जी। और ये मेरा फाइनली आखिरी सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और आने वाला 24 ही नहीं, आने वाले तमाम साल आपके अभिनय का जलवा बरकरार रहे, तो ये आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा सवाल ये है कि 2024 में आप क्या ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो आप अभी तक नहीं कर पाए, या 23 में कोई स्किल, कोई ऐसी चीज़, कोई कहीं जाना या कुछ सीखना, होता है ना कि बकाया रहता है जो हम सोचते हैं कि हमें करना है। तो मैं ना बचपन से तबला तो सीख ही रहा था, पर एक समय के बाद वो सीखना बंद हो गया, फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो बजा ही लेता हूँ। तो मुझे वो थोड़ा और पॉलिश करना है, मुझे उस पर थोड़ा और काम करना है।
और क्या करने वाले हैं आप 31 तारीख को? शूटिंग या कुछ कहीं न्यू ईयर पार्टी? मैं घर पे हूँ 31 तारीख को। ओह ग्रेट ग्रेट। तो प्रतीक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का संयम से जवाब देने के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार।